पश्चिमी दर्शन की दुनिया में एक नाम ऐसा है जो हम सबने सुना है, सुकरात। पर मजे की बात यह है कि इतिहास के इस महान विचारक ने खुद अपनी पूरी जिंदगी में एक शब्द भी नहीं लिखा। अब ये एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, ये कितनी अजीब बात है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने विचार कभी कागज पर उतारे ही नहीं, वो फिलॉसफी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम कैसे बन गया? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, सुकरात को समझना एक तरह से किसी जासूस के काम जैसा है। हमारे पास कोई ठोस सबूत यानी उनकी लिखी कोई किताब तो है नहीं। हमारे पास हैं बस अलग अलग गवाहों के बयान, और वो बयान भी अक्सर एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इसी चैलेंज को स्कॉलर्स सोक्रेटिक प्रॉब्लम या सुकरात की समस्या कहते हैं। तो हमारे पास 3 मुख्य गवाह हैं और तीनों ही एक ही इंसान की बिल्कुल अलग अलग तस्वीर पेश करते हैं। पहले हैं उनके सबसे काबिल स्टूडेंट प्लेटो, जो उन्हें एक आदर्श, एक संत जैसा दार्शनिक बताते हैं। फिर आते हैं इतिहासकार जेनोफॉन, जो उन्हें एक प्रैक्टिकल, जमीन से जुड़े इंसान के तौर पर दिखाते हैं। और तीसरे हैं एरिस्टोफनीज, जो एक नाटककार थे और उन्होंने तो सुकरात को एक सनकी इंसान बनाकर उनका मजाक ही उड़ाया है। तो सवाल वही है कि असली सुकरात कौन था? तो चलिए इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर सुकरात की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं एथेंस की गलियों में और मिलते हैं इस अजीब और अद्भुत इंसान से। सुकरात, आप कह सकते हैं, विरोधाभासों का एक चलता फिरता नमूना थे। एक ऐसे शहर में जहां खूबसूरती की पूजा होती थी, उन्हें बदसूरत माना जाता था। वो अक्सर नंगे पैर और फटे पुराने कपड़ों में घूमते थे। लेकिन वही सुकरात युद्ध में एक बहादुर और सम्मानित सैनिक भी थे। वो कहते थे कि एक दैवीय आवाज उनका मार्गदर्शन करती है। फिर भी वो शहर के स्थापित धर्म पर सवाल उठाते थे। मतलब हर तरह से वो एक बाहरी व्यक्ति थे। और फिर आता है उनका सबसे मशहूर तरीका, सोक्रेटिक मेथड। ये सिखाने के बारे में नहीं था, बल्कि सच को बाहर निकालने के बारे में था। सुकरात का मानना था कि सच्चाई हम सबके अंदर ही छुपी होती है, किसी खजाने की तरह। उनका काम बस सही सवाल पूछकर उसे बाहर निकलवाना था। ये तरीका एक तरह की दिमागी सर्जरी जैसा था। वो एक बहुत ही आसान सवाल से शुरू करते थे, जैसे न्याय क्या है? फिर वो धीरे धीरे जवाब की एक एक परत उधेड़ते थे, जब तक कि सामने वाले को खुद एहसास ना हो जाए कि उसकी अपनी ही बातों में कितना विरोधाभास है। इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि सीखने की पहली सीढ़ी ही ये मानना है कि हम सब कुछ नहीं जानते। तो सुकरात खुद को क्या समझते थे? एथेंस का डैस। डैस एक तरह की मक्खी होती है जो घोड़े को काट काट कर उसे जगाए रखती है। सुकरात खुद को वही मक्खी मानते थे जिसे देवताओं ने भेजा था ताकि वो एथेंस नाम के आलसी घोड़े को जगा सकें। उनका मिशन ही था लोगों की आरामदायक सोच को परेशान करना और उन्हें सोचने पर मजबूर करना। तो आखिर इस आदमी को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? ये यकीन कहाँ से आया कि उसे अपने ही शहर के लोगों से सवाल पूछने का हक है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही रहस्यमयी भविष्यवाणी में। जरा सोचकर देखिए, उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित देववाणी ये ऐलान करती है कि आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं, लेकिन आप अपने दिल में जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने सुकरात को बेचैन कर दिया और उनकी जिंदगी का मकसद तय कर दिया। इस दिव्य पहेली को सुलझाने के लिए सुकरात एक मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने शहर के बड़े बड़े विशेषज्ञों से सवाल करना शुरू किया, नेताओं से, कवियों से, कारीगरों से। और उन्हें एक हैरान करने वाली बात पता चली। ये सब लोग मानते थे कि उन्हें बहुत कुछ पता है, पर असल में उन्हें अपनी ही बातों के विरोधाभास नहीं दिखते थे। तब जाके सुकरात को देववाणी का असली मतलब समझ आया। और यहीं से निकला फिलॉसफी का शायद सबसे मशहूर वाक्य। उनकी बुद्धिमानी ये दावा करने में नहीं थी कि वो सब कुछ जानते हैं, बल्कि इस बात को गहराई से स्वीकार करने में थी कि वो कुछ नहीं जानते। यही वो एक चीज थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती थी। उन्हें पता था कि उन्हें नहीं पता है। लेकिन जब आप लगातार ताकतवर लोगों को आईना दिखाते हैं, उनके घमंड को चुनौती देते हैं, तो आप दुश्मन तो बना ही लेते हैं। और सुकरात के लिए उनकी लगातार पूछताछ ने उन्हें एथेंस के साथ सीधे टकराव के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे दुखद अध्याय।
कागज पर तो इल्जाम बड़े धार्मिक थे कि वो शहर के देवताओं का अपमान करते हैं और नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, पर असल में ये एक पॉलिटिकल ट्रायल था। सुकरात ने सत्ता में बैठे लोगों को बहुत असहज कर दिया था और अब वो उन्हें चुप कराना चाहते थे। और ठीक यहीं इस मुकदमे के बीचों बीच हमें वो सोक्रेटिक प्रॉब्लम फिर से देखने को मिलती है। प्लेटो हमें एक शांत, तर्क से बात करने वाले दार्शनिक दिखाते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अड़े हैं। वहीं ज़ेनोफॉन एक ज्यादा गुस्सैल और अपना बचाव करने वाले सुकरात को दिखाते हैं। ये ऐसा है जैसे एक ही घटना को दो अलग-अलग कैमरों से देखा जा रहा हो। सीन एक ही है पर कहानी बिल्कुल अलग। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो चाहते तो माफी मांग सकते थे, चुप रहने का वादा कर सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वो अपने विश्वासों पर और भी मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने जूरी से साफ साफ कह दिया कि वो सवाल पूछना कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि, और ये उनका सबसे बड़ा संदेश है, बिना जांचा परखा जीवन जीने के लायक ही नहीं है। तो उन्हें दोषी पाया गया और सजाए मौत दी गई। अब ये कहानी का अंत लग सकता है, लेकिन सुकरात के लिए उनकी मौत उनकी कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये उनका आखिरी और सबसे बड़ा सबक था। उनकी मौत उनके जीने के तरीके का ही एक आईना थी। उनके दोस्तों ने उन्हें जेल से भगाने का प्लान भी बनाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका तर्क था कि एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो राज्य के कानूनों का पालन करे, भले ही वो कानून गलत क्यों ना हो। वो अपने सिद्धांतों के लिए जिए और उन्हीं के लिए मरे, शांति से जहर का प्याला पीकर। तो भले ही सुकरात ने एक भी किताब नहीं लिखी, उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। उन्होंने फिलॉसफी के कई स्कूलों को प्रेरणा दी, नैतिकता पर होने वाली बातचीत का पूरा रुख बदल दिया और नागरिक अवज्ञा का एक ऐसा प्रतीक बन गए जिसने 2000 साल बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों को भी प्रभावित किया। तो आखिर में सुकरात हमारे लिए कोई जवाब छोड़कर नहीं गए, सिर्फ सवाल छोड़कर गए, और एक आखिरी सबसे जरूरी सवाल वो हम सबके लिए छोड़ गए हैं। उनका मानना था कि एक बेहतर जिंदगी एक जांची परखी जिंदगी से ही आती है। तो आज रुककर खुद से पूछने की जरूरत है, हमारी अपनी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे हमने जांचने की, जिस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की है।